हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में होंगे व्यस्त। ठीक है, तो ये है, जैसे कि आपको पता है, आपकी पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये आपका वीडियो आता है सुबह 8 बजे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और आज हम करने वाले हैं इसमें 2018 का LT ग्रेड का ये पेपर। ठीक है, तो ये आपका 12वां प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद आपके 5 प्रैक्टिस सेट और बचेंगे। ठीक है, तो ये पेपर में मतलब ये लास्ट है, बाकी 5 प्रैक्टिस सेट हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ जो भी नए हैं चैनल पे उनके लिए। ये आपका सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट आता है पॉलिटी का। उसके बाद 12 बजे NCERT की क्लास आती है, जिसमें अब हम जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आप NCERT की क्लास देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएगा आपका और शाम को 6 बजे आपका प्रैक्टिस सेट आता है हिस्ट्री का। तो आप लगाते रहिए। ठीक है, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हमारा LT का और साथ ही साथ TGT का और हमारा GIC का, तब तक हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चिंतक और कृति। ठीक है, तो हॉब्स की है लेवियाथन, लॉक की है टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हॉब्स ने लेवियाथन 1651 में लिखी है, लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में लिखी और रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया है तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तिलक ने स्वराज को एक राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं बताया, अपितु नैतिक आधार पर इसका समर्थन किया। तिलक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति का मूल स्वराज में ही निहित है। स्वराज के अभाव में औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि कुछ भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति करी है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निश्चित की। प्लेटो के दर्शन में पाइथागोरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उसने गणित को, उसके गुणनफल को इतना महत्व दिया कि जिसमें राज्य की जनसंख्या 5040 बताई, जिसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 करके किया है। तो 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल को ध्यान में रखकर कहा कि इससे राज्य की जनसंख्या टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जिससे ये युद्ध और शांति में उपयोगी होगी। नेक्स्ट, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? तो ये है हॉब्स, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में मालसवरी नामक स्थान में 5 अप्रैल 1588 में हुआ, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। ओमांडा के युद्ध ने इंग्लैंड में सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया था। भय से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक वातावरण में हॉब्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो ये काम कर सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गत्यावरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है।
इस बैठक में साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि संसदीय सत्र के प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह है और इसके पूर्व संसद का अनुमोदन आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसको अनुच्छेद 51 क से ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 51वें संशोधन के द्वारा। 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के लिए प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स है। दक्षिण अफ्रीका में 1904 में गांधी ने सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन खरीदकर फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये है राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति यूएसए की भारतीय राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया है? तो अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि उसका ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख संकट में है, तो ये वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग समान मत आने पर करता है। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट समान होने के कारण यानी कि टाई की स्थिति हो। तो अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब वो उपस्थिति रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होगा। वो प्रथमता मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक यूनियन समूह घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का
एक यूनियन समूह होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में 1, राज्यों के राज्य क्षेत्र 2, संघ राज्य क्षेत्र और 3 ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? तो भारत का संविधान जो है वो केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देता है। संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में किया गया, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई, जिसका उल्लेख संघ सूची में है। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची और राज्य सूची में प्रकटित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अंबेडकर हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, VL मित्र थोड़े समय बाद हट गए और उनके स्थान पर आए थे माधवराव, DP खेतान जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद आ गए थे कृष्णामाचारी, उनको सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो कानूनी सलाहकार थे BN राव। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी यानी कि संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया। संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के सभापति के हैसियत से उन्होंने बहिष्कार का समर्थन किया, किंतु कहा कि इसका समर्थन तभी करना चाहिए जब कोई दूसरा विकल्प ना हो। वर्ष 1905 में ही गोखले ने परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी और राजनीति के क्षेत्र में सच्चे उदारवादी थे। मार्ले ने गोखले का मूल्यांकन करते हुए कहा कि उनका मस्तिष्क एक राजनीतिक का मस्तिष्क था और उनमें शासन के उत्तरदायी की भावना व्याप्त थी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो समानता का अधिकार है 14 से 18 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24 में नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है, 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके 29-30 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, तो वो एक आदेश के द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी और कालांतर में संविधान द्वारा 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पंचायती राज समितियों से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति पहले, उसके बाद आई अशोक मेहता समिति, फिर आई एलएम सिंघवी समिति, फिर आई थुंगन समिति। कालक्रम देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 1977 में आई, डॉक्टर एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई और पी के थुंगन समिति 1988 में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ज्ञात है कि पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। भारत निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
नेक्स्ट है लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो लूट पद्धति संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति है। इस प्रकार की नौकरशाही में लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी योग्यता तथा प्रतियोगिता के आधार पर न होकर नियोक्ता और लोक सेवकों के पद के अभ्यर्थियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर होती है और इस प्रकार की पद्धति अमेरिका में विशेष रूप से 1829 से 1883 तक प्रचलित थी। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्स दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल है। अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट है इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो ये है कर्नल गद्दाफी। लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं थे। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, मिस्र के शासक कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। उनके अतिरिक्त घाना के राष्ट्रपति एनक्रूमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को भी इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में माना जाता है। 1961 में बेलग्रेड में हुए प्रथम शिखर सम्मेलन में इन सभी सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधित निर्देशक तत्व के बारे में है। इसके अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधोलिखित आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा यथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो यथार्थवाद जो है वो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जो कि निम्न 5 सिद्धांतों पर आधारित थे। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समान और पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। उल्लेखनीय है कि समझौते में यथार्थवाद शामिल नहीं है। नेक्स्ट है उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद के जनक कहलाते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि वो मानव विवेक में आस्था रखता है। मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार भी उन्हें सौंपता है। मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है और उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, ये किसने कहा? तो स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, ये कहा है सीले ने। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। सीले कहता है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। लास्की के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। जॉन लॉक के द्वारा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है। जेएस मिल के द्वारा स्वतंत्रता को देवदूत कहा है क्योंकि उसके द्वारा पागल एवं सनकी व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देने का समर्थन किया गया। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो संप्रभुता की अवधारणा जो है वो वैधानिक है। संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः वैधानिक संप्रभुता है। वैधानिक संप्रभुता उस सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार होता है और उसके आदेश विधि के समान मान्य होते हैं। वर्तमान समय में इंग्लैंड की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस अवधारणा के प्रमुख समर्थक हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन हैं। निम्नलिखित में से एक सेकेंड, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान करिए। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पे तो मैं भूल गई। तो ये है इटली मुसोलिनी। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म है इटली मुसोलिनी का। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ जब मुसोलिनी के नेतृत्व में 23 मार्च 1919 को मिलान में पहले फांसीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1922 में फांसीवादी दल ने इटली का शासन सत्ता हस्तगत कर लिया था।
इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित जॉन लॉक है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। बेंथम के अनुसार अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है, बगैर कानून के कोई अधिकार नहीं और कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। सर्वहारा समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से ज्ञात मार्क्सवादी समाजवाद को मार्क्स इसलिए वैज्ञानिक कहता है कि इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। इसके पहले साइमन फोरियर, रॉबर्ट ओवेन का समाजवाद वैज्ञानिक इसलिए नहीं था क्योंकि वो इतिहास पर आधारित न होकर केवल कल्पना पर आधारित था। मार्क्स के शब्दों में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन में कहा गया है कि विचारधारा मिथ्या चेतना है। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये किसने कहा? तो ये कहा है ऑस्टिन ने। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये कथन और जॉन ऑस्टिन का है। कानूनी संप्रभुता वो संप्रभुता है जिसे कानून का निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। कानूनी संप्रभुता के श्रेष्ठतम विचारक जॉन ऑस्टिन है। हॉब्स, बेंथम, बोदर और विलोबी के द्वारा भी इसका प्रतिपादन किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये किसने कहा है? ये कथन है GDH कोल के द्वारा। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक चेतना के बिना एक कल्पना है। दूसरे शब्दों में आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता काम करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो ये है दैवी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसके प्रति ये धारणा उत्पन्न हुई कि राजा ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। प्रजा का कर्तव्य अथवा धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करे और उसका विरोध न करे। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मनु, जेम्स प्रथम, हीगल, होमर आदि हैं। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो यह है संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। राज्य के चारों तत्वों में संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है क्योंकि अन्य समुदायों के पास भी जनसंख्या, भूभाग और सरकार होती है किंतु संप्रभुता का अभाव होता है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, किसने कहा? तो ये डिमॉक ने कहा है। अमेरिकी राजनीतिक विचारक मार्शल एडवर्ड डिमॉक मूलतः प्रशासनिक चिंतक है। राजनीति विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इसका संबंध राज्य और उसके साधन राज्य से है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अ थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो वितरणात्मक एक दंड का सिद्धांत नहीं है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक का अर्थ होता है बदला लेना। इस सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक का अर्थ होता है कि दूसरे व्यक्ति अपराधी की दुर्दशा देखकर डरे और अपराध ना करे। सुधारात्मक सिद्धांत यह अपराधियों के चरित्र में सुधार करता है, जैसे अपराधी एक मानसिक दोषी है और अपराधी को सुधारने के लिए दंड की ही नहीं वरन सहानुभूति की आवश्यकता होती है। वितरणात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत न्याय की धारणा से जुड़ा है। इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो बहुलवाद का समर्थन हेगल ने नहीं किया है। वेब, नीत्शे, कैबे ये सब बहुलवादी संप्रभुता के विचारक हैं, जबकि हेगल एकलवादी संप्रभुता का विचारक है। हेगल के द्वारा निरंकुश राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया और उन्होंने कहा था कि हेगल का यह मत सत्ता का केंद्रीकरण और राज्य के निरंकुशता का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अधिकारियों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्तियां, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है अवैधानिक साधनों का प्रयोग। अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। राजनीतिक दल की निम्न विशेषताएं हैं: संगठन, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा, सत्ता प्राप्त करने की इच्छा। निम्न में से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी? तो दबाव गुटों को फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य का वर्ग सिद्धांत मार्क्स ने प्रतिपादित किया है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो रूसो ने आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में अध्याय हैं 12, 2694 श्लोक। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल है आपकी मार्क्स की।
पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? पैन ऑप्टिकन जेल का आदर्श उदाहरण है। तो पैन ऑप्टिकन का आदर्श उदाहरण जेल है। पैन ऑप्टिक शब्द दो घटकों से मिलकर बना है, पन और ऑप्टिकन। पन का मतलब होता है कैदी और ऑप्टिकन का मतलब होता है कैदियों पर नजर रखने वाला, यानी कि निगरानी करता। एक ऐसी जगह जहां कैदियों पर निगाह रखी जाती हो जेल ही है, और कैदियों को सुधारने के संबंध में जेरेमी बेंथम के द्वारा पैन ऑप्टिकम का समर्थन किया गया था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? तो बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास लिखी है, गीता रहस्य भी लिखी है और द ओरियन भी लिखी है। तो बाल गंगाधर तिलक ने न केवल आंदोलनकारी थे अपितु प्रकांड पंडित और मराठी साहित्य की विभूति के रूप में भी उनकी कृति अमर है। बाल गंगाधर की पुस्तकें हैं द ओरियन 1893, द आर्कटिक होम इन द वेदास 1903, गीता रहस्य 1915। गीता रहस्य तिलक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृति है और ये ग्रंथ शंकराचार्य के बाद सबसे सुंदर तर्कपूर्ण गीता का भाष्य है। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो ये है न्याय से संबंधित। किससे? न्याय से। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय से संबंधित अवधारणा दी है। नेक्स्ट, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रीन ने भी और बारकर ने भी। आत्मपरक और परमात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया है J.S. मिल ने। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो राजनीतिक गुरु है महात्मा गांधी के गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। सर्वप्रथम गोखले और गांधी की मुलाकात 1896 में हुई थी और दूसरी मुलाकात 1901 में कोलकाता में हुई। 1912 में इन दोनों की मुलाकात पुनः दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां गांधी जी गोखले की नेतृत्व शैली और संघर्ष के तरीकों से प्रभावित हुए। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के उन्हीं तरीकों का प्रयोग किया है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तो तिलक को भारतीय शांति के जनक की संज्ञा दी है वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट, और इसी के साथ ही हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है और कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। मतलब वैसे तो 12वां प्रैक्टिस सेट है, ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा कल 13वां। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इसलिए तो हमने पेपर सारे 12 के 12 सॉल्व कर लिए। अब 5 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में। अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, खूब सारे प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।